जैसे ही शाओ मेई ने कियांग को ढूंढा, अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे से टेंटेकल्स स्पर्श रेखा निकले और तुरंत उन्होंने लड़की को उत्तर पश्चिम यानी खत्म कर दिया, भेज दिया। सौभाग्य से अगले ही पल लड़की तुरंत बिस्तर पर जाग गई, यह महसूस करते हुए कि यह केवल एक दुःस्वप्न था। आखिर क्या हुआ था? दरअसल कुछ समय पहले शाओ रिजी जापानी लोगों के लिए एक अपमानजनक शब्द की प्रयोगशाला में वे अमानवीय प्रयोग कर रहे थे, मासूम ग्रामीणों को पकड़कर अपने सफल राक्षसों को खिला रहे थे। जैसे ही सभी खतरे में थे, सौभाग्य से शाओ मेई समय पर मदद के लिए आई, राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे ग्रामीणों की जान बच गई। फिर अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए वह सफलतापूर्वक आगे के घर में भाग गई और स्टील का दरवाजा बंद करने में कामयाब रही, जिससे राक्षस का हमला अस्थायी रूप से रुक गया। जैसे ही वे फिर से कार्रवाई करने वाले थे, अप्रत्याशित रूप से उन पर गुइजी जापानी सैनिकों के लिए एक अपमानजनक शब्द ने निशाना साधा। अनगिनत शाओ रिजी सैनिकों का सामना करते हुए शाओ मेई और दूसरा व्यक्ति हार मानने के लिए मजबूर थे। इस बीच सांग बियाओ जमीन पर गुइजी के शवों को देखकर समझ गया कि राक्षस अपने पिंजरे से बाहर निकल चुका था, तो उसने शाओ मेई और दूसरे व्यक्ति का उपयोग परीक्षण नमूनों को आकर्षित करने के लिए करने का इरादा किया। जैसे ही गुइजी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी ने रोक दिया। उसने शाओ मेई के प्रेमी तियांगे को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। जाहिर है वह राक्षस के प्रतिशोध से डरा हुआ था, इसलिए वह तियांगे से जुड़ना चाहता था और एक साथ भागना चाहता था। लेकिन इस समय शाओ मेई को सांग बियाओ द्वारा कमरे में ले जाया गया, सिर्फ इसलिए कि गुइजी को वह बहुत परिचित लगी। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि शाओ मेई वास्तव में राक्षस की बेटी थी। पता चला कि केवल उसकी मां का शरीर ही उत्परिवर्तन को सहन कर सकता था। सांग बियाओ अपनी आंतरिक खुशी को छिपा नहीं सका, क्योंकि उसके अनुमान के अनुसार शाओ मेई भी निश्चित रूप से प्रयोग में सफल होगी। तो सांग बियाओ ने लड़की को पानी देने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में चुपके से उसमें एक राक्षस की दवा मिला दी। सौभाग्य से उसने गुइजी पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसने वह नहीं पिया। अप्रत्याशित रूप से सांग बियाओ के पास एक और भी बुरी योजना थी। शाओ मेई की मां भी यहाँ कैद थी, जिससे लड़की फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कि वह अपने दुख से उबर पाती, शाओ रिजी ने शाओ मेई को पहले ही उस तहखाने में ले गया था जहाँ राक्षस घूमता था, सिर्फ इसलिए कि वह परीक्षण करना चाहता था कि क्या राक्षस में अभी भी इच्छा शक्ति है। और इस तरह शुरुआती दृश्य हुआ। झटके से जागने के बाद शाओ मेई ने महसूस किया कि यह एक दुःस्वप्न था। पता चला कि कियांग के द्वारा शाओ मेई को बचाने के बाद उसे पता चला कि राक्षस वास्तव में उसकी मां थी। सौभाग्य से अपने प्रेमी के सांत्वना के बाद लड़की ने ग्रामीणों के साथ भागने का फैसला किया। सभी ने पर्दों को रस्सी के रूप में बांधा, उसे खिड़की से बाहर फेंका और एक एक करके भाग गए। हालांकि शाओ गुइजी छोटे शैतान जापानी सैनिक भी उनके पीछे भागे। चर्चा के बाद दोनों ने पीछे रहकर कवर करने का फैसला किया ताकि ग्रामीण पहले भाग सके। कुछ देर तक गोलीबारी के दबाव के बाद तियांगे ने शाओ मेई को पहले जाने को कहा, यह कहते हुए कि वह बाद में आएगा। अप्रत्याशित रूप से लड़की के भागने के बाद आदमी ने रस्सी नीचे फेंक दी, सिर्फ इसलिए कि अगर वह छोड़ देता तो गुइजी तुरंत अंदर आ जाते। इस पल शाओ मेई आंसुओं में थी, लेकिन अगर वह अब नहीं जाती तो बहुत देर हो चुकी होती। अंत में शाओ मेई ने ग्रामीणों को सफलतापूर्वक बचाया और लड़की ने शांतिपूर्ण जीवन जिया। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।